चलिए अब सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। सदन में कार्यवाही शुरू हो चुकी है। पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, अहम दिन है और आप पूरी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाते हैं किस तरीके से आज बजट का दूसरा दिन महत्वपूर्ण दिन है और पूरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त तो आप देख सकते हैं। सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की मौजूदगी है सदन में। झारखंड विधानसभा का दूसरा कार्य दिवस, सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं हंगामेदार होने की आशंका है इस सत्र की और पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी का प्रदर्शन भी विधानसभा में शुरू हो चुका है। तो बजट सत्र का आज दूसरा दिन, सदन के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के बाद पेश होगा तीसरा अनुपूरक बजट। आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथों में तख्तियां लेकर, पोस्टर लेकर अब विपक्ष के लोग प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं और विधानसभा अध्यक्ष सभी को निर्देशित करते हुए तो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, आज बजट सत्र का दूसरा दिन। प्रदीप यादव इस वक्त अपनी सरकार की तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं और बजट सत्र का की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं गहमा गहमी है आज विधानसभा में और आपको बताएं कि न्यूजीलैंड भारत के जाबाज रिपोर्टर भी इस वक्त विधानसभा में मौजूद हैं। पल पल की खबर, इसके साथ जो तस्वीरें वहां से सामने आएंगी हम सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर दिखलाएंगे। तो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। बजट में बहुत कुछ खास है इस बार और आपको बताएं कि इस बार ग्रामीण कार्य विभाग में पुल पुलिया के मरम्मती के लिए भी इस बजट में अलग से विधि व्यवस्था की गई है, अलग से प्रावधान किया गया है। काफी कुछ खास होना है। आपको बताएं कि ज्यादा फोकस इस बार के बजट में जो हमें सूचना मिली है, ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की कोशिश इस बजट के माध्यम से की जाएगी। तो सदन की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। सदन की कार्यवाही शुरू हो गई। तो सदन की कार्यवाही शुरू हो गई, आप देख सकते हैं। तो सदन की कार्यवाही शुरू हो गई। आप देख सकते हैं पूरी तस्वीर किस तरीके से सदन में गहमा गहमी का माहौल है और इन सब के बीच बीजेपी का प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। तो फिलहाल प्रदीप यादव अपनी सरकार की तरफ से बात रख रहे हैं। रविंद्रनाथ महतो विधानसभा अध्यक्ष और इसके साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मौजूद है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, कार्यवाही विधानसभा, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है और इसके साथ साथ पड़का गांव से विधायक, उनकी उपस्थिति भी विधानसभा के कक्ष में और कार्यवाही शुरू हो गई है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, मसलन शराब नीति को लेकर, भाषा विवाद को लेकर, इसके साथ साथ स्थानीय नियोजन नीति को लेकर। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है, लेकिन इन सब के बीच सत्ता पक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। आपको बताएं कि सर्वदलीय बैठक जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा बुलाई गई थी, जिसका बहिष्कार भाजपा ने किया था, ये कहते हुए कि विधानसभा के अध्यक्ष ने विपक्ष के विधायक दल के नेता यानी बाबूलाल मरांडी को कोई आमंत्रण नहीं दिया था। जहां आज बजट का
विधानसभा का सत्र का हमारे पास विभाग के ही एक्सपर्ट हैं या फिर हमारे विभाग से जो एक्सपर्ट रिटायर कर गए हैं उनके मार्फत हम स्थिति करा सकते हैं। आपका भरोसा मेरा उत्तर मानने में आती है सरकार, ये मेरा प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य ने जो सलाह दी है अभी हमको कोई दिक्कत नहीं है उसके माध्यम से। हमारे पास विभाग में ही एक्सपर्ट हैं या फिर हमारे विभाग से जो एक्सपर्ट रिटायर कर गए हैं उनके मार्फत हम स्थिति करा सकते हैं। जो रिपोर्ट आए हैं जिसकी चर्चा पर में हमने दिया है तो दिक्कत नहीं है हमको, और इसके जो सलाह है मैं एक तरह से स्वागत करूंगा। मैं भी उसी मत का हूँ कि होना चाहिए अध्ययन, क्यों हुआ, देश में क्यों हुआ, झारखंड तो बाद में आता है, देश में क्यों हुआ, देश में क्यों हुआ। स्टेबिलिटी में नहीं, सरकार घोषणा करे, जब वो मानते हैं मेरी बात से सहमत है तो सरकार घोषणा करे कि इसकी समीक्षा कराएंगे और फिर इसकी उपाय निकाले। हो गया, बोल दिया तो नहीं बोल रहे आप, बोल दिया तो कि समीक्षा कराने में कोई दिक्कत नहीं, कराएंगे। हो गया, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? मान्य सदस्य सुदेश कुमार महतो हो गया, मान्य मंत्री जी हो गया, सुदेश कुमार महतो, डॉक्टर लंबोदर महतो, एक मिनट हमको समझ दे कि अब खत्म हो गया। अब तीसरा प्रश्न पर बोल, ऐसा जीत नहीं करते, बोलिए। सदन में लाया गया है कि एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी के द्वारा लाया गया और सरकार ने भी तमाम ऐसे काम किए कि अपनी जनता को राहत दे सके। अध्यक्ष महोदय, सदन में आपके माध्यम से मेरा निवेदन होगा कि सरकार ने जो सोना सोवरन योजना को लाने का काम किया है, सर मजदूरों का ध्यान रखा गया, श्रमिकों का ध्यान रखा गया, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग बुनकरों का है इस राज्य में जो आज बहुत ही कोविड के मार से प्रताड़ित है। मेरा निवेदन होगा कि सोना सोवरन में हमारे यहाँ के लोगों को कैसे, बुनकरों को कैसे काम मिले और जो साड़ी धोती का वितरण हो रहा है वो यहाँ के बनाए हुए लोगों को, ताकि उनको एक मौका पैसा अर्जित करने का भी हो। और अध्यक्ष महोदय हो गया। बोलिए लंबोदर बाबू, अध्यक्ष महोदय, लंबोदर बाबू, एक मिनट, अध्यक्ष लंबोदर बाबू को सवाल देने दीजिए। हाँ, हम सुनेंगे, आपको सुनेंगे। लंबोदर बाबू। अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब आया है और जो मेरा प्रश्न था अल्पसूचित, उसका पहला खंड में सरकार ने स्वीकार भी किया और दूसरा खंड जिसमें मेरा था कि झारखंड राज्य के निवासी जो राज्य के बाहर निजी क्षेत्रों में या केंद्र सरकार के विनोद जी उनको प्रश्नकर्ता को बोलने दीजिए। नहीं, प्रश्नकर्ता के स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप नहीं करिए, आप पूरक पूछिए। प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 9 स्थानीय नीति से ही मिलता जुलता है, दोनों को कंबाइन कर लिया जाए, बस यही। आप बहुत होशियार है। चलिए लंबोदर जी, चलिए। उसमें झारखंड राज्य के निवासी जो राज्य के बाहर निजी क्षेत्रों में या केंद्र सरकार के उपक्रम में काम करने के लिए परिवार के साथ बाहर रहते हैं और उनके बच्चे जो राज्य के बाहर के स्कूलों में पढ़ते हैं, उपर्युक्त खंड क में वर्णित प्रावधानों के कारण सरकारी नौकरी से उन्हें वंचित रहना पड़ेगा। इस पर सरकार का जवाब आया है और सरकार का कहना है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित। आप इसमें पूरक पूछिए ना, आप क्या जानना सरकार का है? इसमें सरकार का है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक या 10वीं कक्षा या इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। मेरा प्रश्न रहेगा कि जो गैर आरक्षित कोटि के लोग हैं और अगर उनके बच्चे कहीं दिल्ली, मुंबई या कहीं पर राज्य से बाहर पढ़ते हैं तो क्या उस कैटेगरी के तहत यहाँ के झारखंड राज्य के मूल निवासी या स्थानीय की परिभाषा में नहीं आएंगे? तो निश्चित रूप से ये सरकार का नीति ही असंवैधानिक है। इसलिए मेरा बहुत स्पष्ट था कि सरकार निश्चित रूप से
आप सरकार का उत्तर तो सुन ले, उसको निरस्त करते हुए नियोजन के लिए 1932 का खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने का मेरा मांग था और सरकार विचार करती है कि नहीं। इसमें सरकार का जो सरकार का जो जवाब आया है उसी पर बात कर रहे हैं महोदय। सरकार का जवाब आया है कि झारखंड राज्य में लागू स्थानीय नीति की पुनर्समीक्षा हेतु एक त्रिसदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है। तो महोदय ये राज्य के बने हुए 22वें वर्ष में चल रहा है, 20-21 साल से ज्यादा हो गए और इससे पहले भी कई मंत्रिमंडलीय उप समिति बन चुकी है और उसका परिणाम क्या है झारखंड राज्य की जनता देख चुकी है। तो इसलिए महोदय आग्रह है कि निश्चित रूप से अब बिना विलंब किए हुए राज्य सरकार 1932 का खतियान अंतिम सर्वे को आधार बनाते हुए निश्चित रूप से यहाँ पर स्थानीय नीति लागू करने का काम करे। और जो सरकार का जवाब आया है कि मंत्रिमंडल ये कब तक मंत्री का जवाब सुन ले, मंत्री का जवाब माननीय मंत्री महोदय, नंबर में क्या है माननीय सदस्य का जो सवाल है जवाब में स्पष्ट रूप से दिया गया है और मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि 2021 में जो नियमावली बनाया गया है वो झारखंड के रीति रिवाज और यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छा उत्तर सुन लीजिए। संतुष्ट नहीं होइएगा तो आप भी पूरा के माध्यम से अपना जवाब पूछ लीजिएगा भाई। बच्चे 2021 में जो नियमावली बनाया गया उसमें विशेष रूप से झारखंड के निवासी मूलवासी यहाँ के लोगों का ध्यान में रखा गया और यहाँ की रीति रिवाज भाषा परिवेश सारी चीजों को देखते हुए जो यहाँ के लोगों को यहाँ के नौजवानों को ज्यादा रोजगार मिले या नौकरी मिले उसी दिशा में काम किया गया है। और इसमें स्पष्ट कहा गया कि झारखंड के मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज इंटरमीडिएट क्लास 2 वैसे बच्चों को प्राथमिकता दिया जाएगा। और ये भी साफ किया गया है कि इस कैटेगरी के लोग जो बाहर में प्रवास में चले गए या नौकरी में चले गए, एसटी हो एससी हो या बैकवर्ड हो, उन लोगों को भी सम्मिलित किया जाएगा। स्पष्ट अध्यक्ष महोदय लंबोदर बाबू जी एक पूरा पूछने दीजिए, विनोद बाबू को एक पूरा पूछने दीजिए। अध्यक्ष बहुत स्पष्ट है, सरकार ने स्वीकार किया ही है कि 2016 की जो स्थानीयता नीति संशोधन हुआ भाजपा सरकार में उससे 30 सालों की अवधि तक जो भी है वो झारखंड के स्थानीय नागरिक घोषित किए गए। और जब एक बार आपने स्थानीय नागरिक घोषित कर दिया तो जाहिर सी बात है उनको जिस राज्य में वो स्थानीयता का दर्जा है उनका जाति प्रमाण पत्र भी वहीं पे बनेगा, वो दूसरे राज्य में जाति प्रमाण पत्र के लिए नहीं जाएंगे। तो इसीलिए इसी से स्पष्ट हुआ है कि इससे झारखंड में जो पहले से चला आ रहा था समाज नीति के बाद छोड़िए रिजर्व श्रेणी में भी ओबीसी और एसटी के भी जो खतियानी और मूलवासी है जो राज्य अलग होने से चला आ रहा था उसमें भी उनके अधिकारों की कटौती होगी। तो इसीलिए हमारा पूरा स्पष्ट है महोदय कि पहला जो पूरा लंबोदर जी ने पूछा कि राज्य के जो आरक्षित श्रेणी है उनके खतियानी मूलवासी है उनको संविधान के किस धारा के तहत अपने राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में फॉर्म भरने से जो है इनकार कर दिया और संविधान की किस धारा से उनको बहाल करेंगे। और आपने जो कहा आपने जो कहा कि मंत्री प्रश्नकर्ता को थोड़ा सा पूछने दीजिए कि मंत्रिमंडल की उप समिति गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है तो 2 साल हो गया, क्या इस सत्र में स्थानीय नीति में संशोधन के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की घोषणा करेगी सरकार? पूरक है अध्यक्ष महोदय बहुत स्पष्ट है कि सरकार ये स्पष्ट करे कि कब तक त्रिसदस्यीय मंत्रिमंडल उप समिति का गठन करेगी सरकार और कब तक उसका प्रतिवेदन आएगा, कब तक 1932 के अंतिम सर्वे के आधार पर सरकार स्थानीय नीति घोषित करेगी, ये सरकार स्पष्ट करे। महोदय लास्ट पैरा में इसमें लिखा हुआ है झारखंड राज्य लागू स्थानीय नीति पुनर्समीक्षा हेतु एक संसद
संसदीय मंत्रिमंडल के उपसमिति का गठन का मामला सरकार का 4 दिन, और मैं अवगत करना चाहते हैं कि सारे बिंदुओं पर, सारे विषयों पर झारखंड को इनको देखते हुए इनको हम लोग ठीक। डॉक्टर सरफराज अहमद अब बैठिए। बोलिए नवीन जी का क्या पूरक है? बोलिए नवीन जी का पूरक। नवीन जी बोलिए। इनका पूरक कुछ न दीजिए, एक बार जवाब दे देंगे, सबका समेकित करते हुए जवाब दे देंगे। ये जो प्रश्न माननीय लंबोदर महतो जी लाए हैं, ये सदन में आए हैं, पूरे सदन का ये मामला है और झारखंड के 3.5 करोड़ लोग इस प्रश्न की ओर देख रहे हैं। सिर्फ एक उन्होंने पूरक पूछा कि क्या रिजर्व के अलावा अनरिजर्व जो झारखंड के बाहर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में सरकार नौकरी देगी? इन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं देगी। मंत्री जी को बताना है हाँ या ना, और किस संविधान के धारा में यहाँ के मूलवासी, यहाँ के जो रैयत है 1932 से पहले 200 साल पुराने रह रहे हैं, उनके परिवार के बच्चे अगर बाहर से 10th और 12th पास किए तो सरकार उनको नौकरी नहीं देगी। दूसरी बात, सरकार का गठन हुए 26 महीने हो गए और ये 3 सदस्यीय, इन्होंने वादा किया था कि 3 महीने के अंदर स्थानीयता को परिभाषित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, नियोजन अभी आ रहा है और इन्होंने स्थानीयता को परिभाषित नहीं किया है, और यहाँ के मूलवासी, यहाँ के रहने वाले आदिवासी जो इससे वंचित हो जाएंगे नौकरी से, उसकी जवाबदेही सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी? जो अभी एग्जाम में फॉर्म भरना है, जो 10th और 12th में जो बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके रैयत, जिनके मूलवासी, जिसके बच्चे 10th और 12th में बाहर पढ़ के आए हैं, तो क्या तृतीय और चतुर्थ में भी उनको नौकरी में? किस राज्य, अमेरिका का कि लंदन का, कहां कराएंगे हुजूर? सरकार भेदभाव को क्लियर करे कि उनको नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। माननीय मंत्री जी, अब तो इसमें कुछ नहीं रहा महोदय। एक मिनट सर। अध्यक्ष महोदय, अच्छा सुरेश जी को बोल लेने दीजिए, उनको पूरा पूछ लेने दीजिए। नहीं ठीक है, उनके बाद आपको पूरा पूछने के लिए देता। अध्यक्ष महोदय, देखिए पूरक की तरह होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव आंसर ऑब्जेक्टिव की तरह, सब्जेक्टिव टाइप का बोल रहा है, वैसा नहीं। आप पूरक पूछिए, फिर हम जवाब दिलवाते हैं। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर केवल मैं पूरक इसलिए जानना चाहता हूँ कि जो जवाब त्रिस्तरीय कमेटी के निर्णय के बाद आना है, क्या तब तक जो 4th और 5th वर्ग के वैकेंसियां इस स्टेट में स्थगित रहेंगी क्या? ठीक, आप मुख्यमंत्री जी थोड़ा बताएं। हाँ ठीक है, बता रहा हो गया सुरेश। और एक 2 नंबर प्रश्न हमारा था, 2 नंबर आपका स्थानांतरित कर दिया है। कहाँ किया? वो 2 नंबर प्रश्न चला गया श्रम नियोजन में। तो जिस दिन श्रम नियोजन का आएगा उस दिन फिर सवाल आपका आएगा। ये जवाब कल भी ले सकते थे, कल भी दे सकते नहीं, श्रम नियोजन का जिस दिन आएगा उस दिन आपका इस प्रश्न का उत्तर आएगा। प्रश्न आपका जिंदा है। चलिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह बताने का प्रयास किया है कि भाई आरक्षित कोटे को इस घेरे में हम सब नहीं रखते, लेकिन उससे समूची समस्या का समाधान नहीं है, संपूर्ण समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए मेरा पूरक है अध्यक्ष महोदय कि ऐसे लोग जो इस आरक्षित श्रेणी में नहीं आते हैं और उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जो इस लाभ से वंचित हो जाएंगे कि भाई अगर उनकी मैट्रिक की पढ़ाई यहाँ नहीं हुई, इंटर की पढ़ाई यहाँ नहीं हुई, तो सरकार उसके लिए क्या प्रावधान करना चाहती है? पूरक प्रश्न ये है, उसके लिए सरकार क्या प्रावधान करना चाहती है ताकि वो इस लाभ से वंचित ना हो सके? क्योंकि आपकी मंशा ठीक है कि हम चाहते हैं कि झारखंडी बच्चों को नौकरी में प्राथमिकता दे, हम सब भी उसी पक्षधर हैं, लेकिन इस निर्णय से कुछ लोग वंचित हो रहे हैं। इसलिए हम सबकी चिंता है कि आप कोई ऐसा प्रावधान करें और जो त्रिस्तरीय समिति है उसकी घोषणा करें, जल्द वो रिजल्ट दे, कुछ न कुछ समाधान निकले। माननीय मंत्री, आप जवाब सुन लीजिए। महोदय, ये जो पूरक अभी पूछा जा रहा है,
मैं समझता हूं कि इसके जवाब अब कैसे बैठने बोलो आप इसके बाद अब कल जितने भी पूरा कभी पूछा गया है माननीय प्रतिनिधि से और दूसरे लोगों से, मैंने इसका जवाब पहले ही हम दे चुका है और हमने सरकार का जो नीति है, पॉलिसी है, सारी बातों को हमने सामने रखने की काम की। और मैंने पहले भी कहा कि झारखंड के लोगों को ज्यादा से ज्यादा नियोजन हो यहाँ के लोग बच्चे को, और इसकी रीति रिवाज, इसकी रहन सहन के आधार पर ही ज्यादा हम लोग ये जवाब हम दे। दूसरे जवाब जो था 1932 के खतियान और 1932 के खतियान के संबंध में मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये विचाराधीन है, हम इसको जल्दी दिखवा रहे हैं। बस डॉक्टर सरफराज अहमद, डॉक्टर सरफराज अहमद, भानुजी बोल लीजिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, भानुजी बोलिए। एक मिनट, बेटा 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 एक मिनट, दोनों भैया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, यह संविधान का उल्लंघन है। किसी के भी मौलिक अधिकार का अपहनन नहीं कर सकते। हम यहाँ के मूलवासी हैं, हम यहाँ के खतियानी हैं, और तब के खतियानी है अध्यक्ष महोदय जब अंग्रेज और मुगलों का शासन हुआ करता था, उस समय का है। अगर हमारा बच्चा किसी प्रदेश में पढ़ता है अध्यक्ष महोदय, और वो आकर के अपने प्रदेश में अगर नौकरी नहीं कर सकता है अध्यक्ष महोदय, ये तो तानाशाही रवैया है अध्यक्ष महोदय। और क्या आप इस तरह के तुगलकी फरमान से इस प्रदेश को ये कतल खाता में डालना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय? आपको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए। ये जो मंत्री जी घुमा घुमा करके जवाब दे रहे हैं, घुमा घुमा करके जवाब दे रहे हैं, ये घुमा घुमा करके जवाब देने की जरूरत नहीं है अध्यक्ष महोदय। इनको स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहिए कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के हमारे बच्चे अन्य प्रदेश में पढ़ते हैं, वो यहाँ फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे? हो गया। और अगर नहीं भरेंगे तो क्या जो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं उस पर यह सरकार रोक लगाने का काम करेगी? ये हो गया पर मान्य हो गया। आप बंधु जी, एक बार बंधु जी को बहुत देर से बंधु जी इंतजार कर रहे हैं। एक बार बंधु जी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जब दिलवर है, दिलवर बोलिए बंधु जी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट भानु भाई। अध्यक्ष महोदय, भानु जी जरा सा बंधु जी पर थोड़ा सा। अध्यक्ष महोदय, राज निर्माण के बाद स्थानीयता का लड़ाई मैंने जितना लड़ा है, जितना बार जेल गया है, तमाम लोगों को मालूम हो। आज ये स्थानीयता को लेकर के पूरे राज्य आंदोलित है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह होगा कि पूर्व की सरकार के द्वारा जो बनाई गई नीति है उसको अविलंब रद्द करे, और त्रिस्तरीय कमेटी का जो बात किया गया है, आपका एक समय सीमा के अंतर्गत जो विचाराधीन है मामला, एक समय सीमा 3 महीना 45 दिन एक समय सीमा तय कराया जाए। आप इसको ज्यादा देर न किया जाए। मंत्री जी एक नियोजन वगैरह तो कुछ आश्वासन दे सकता है महोदय? माननीय सदस्यगण, देखिए एक प्रश्न में हम कितना पूरा पूछवा सकते हैं? आप ही बताइए। एक सवाल में मैक्सिमम 3 हम पूछवा सकते हैं, लेकिन चूंकि विषय का गंभीरता को देखते हुए मैं तमाम माननीय सदस्यों को पूछने का मौका दिया। अब सब आदमी अगर पूछिएगा तो आप अपने अलग से प्रश्न ला करके फिर पूछिए। माननीय मंत्री, माननीय महोदय, आसन को सहयोग करिए, आसन को सहयोग करिए। आज माननीय सदस्य, इतना सिर्फ आपको बताना है कि आपने त्रिस्तरीयता फैसला कितना दिन तक हम आप बताना चाहेंगे। सत्ता पक्ष विपक्ष के सारे सम्मानित सदस्य 1925 के खतियान के संबंध में बार बार आवाज उठाए और ये विचाराधीन है। मैं आसन के माध्यम से सभी सम्मानित सदस्य को आश्वस्त करना चाहते हैं जो बहुत जल्द इस पर एक ठोस निर्णय लिया जाएगा। बहुत जल्दी हो गया लिया जाएगा भानु जी, जिससे जहां तक बेहतर ठीक है, और हो गया। बहुत
बहुत जल्द सरफराज जी, डॉक्टर सरफराज अहमद, डॉक्टर सरफराज अहमद हो गया। अच्छा, बहुत जल्द बोला है अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्द। अब आप दूसरा प्रश्न लेने दीजिए। कितना समय होगा? डॉक्टर सरफराज हम खड़े हैं सर, बोलिए, पूछिए, पूरा पूछिए। ये बैठे तब ना हम शुरू करें। हो गया भानु जी, आप ही का बात तो हुआ, आप ही का तो बात हुआ। आपने बहुत जल्द करने बोला, जल्द बोला, मंत्री करेंगे। सरफराज जी बोलिए, पूरा पूछिए सरफराज जी, पूरा। सर, मेरा एक ही सवाल है सर, कि सरकार का जवाब आया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिला स्तर पर जो आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक है, जिला स्तर पर उनकी बहाली सरकार देगी कि नहीं? अगर देगी तो फिर कब तक और कब ये कानून लागू कर दिया जाए? इतने पूछता। माननीय मंत्री जी, महोदय, ये जवाब झारखंड राज्य में लागू स्टेट इंस्टीट्यूट निर्देशित हेतु एक उचित मंत्री रूप में स्वीकृत गठन मामला सरकार। आप जवाब से संतुष्ट हैं और कुछ पूछना चाहते हैं? पूरा यही दिया है, वो फिर से बोला जाएगा। महोदय, ये जो भारत सरकार के द्वारा केंद्र परिषद EWS वीकर सेक्शन जो है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो लोग थे, उसको जिला स्तर नहीं करके राज्य स्तर ही उनको देने के काम किया। और क्या आगे अब इसके आपके पास जो सवाल आया, इसको हम बता रहे। ठीक है, हो गया। तारांकित सुश्री अंबा प्रसाद, सुश्री अंबा प्रसाद। अच्छा, आपका पुट कर देता हूं, चलिए का पुट कर देता। अंबा प्रसाद, आपका पुट कर देता हूं, चलिए। अंबा प्रसाद, जो जवाब दिया गया विभाग के द्वारा वो स्पष्ट नहीं दिया गया है और कुछ भी विस्तार में नहीं दिया गया है। जिसमें जवाब यही दिया गया है कि हजारीबाग के होमगार्ड अभ्यर्थियों के नियुक्ति के लिए झारखंड गृह रक्षक स्वयं सेवक नियमावली 2014 के अनुसार पूर्ण की जाएगी। और अध्यक्ष महोदय, इस नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है कि नामांकन की प्रक्रिया मां देष्टा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के नियंत्रण में रहेगा। तो डीसी हजारीबाग अकेले ही कैसे विज्ञापन को निरस्त कर देता है, पूरा रिजल्ट को निरस्त कर देता है। रिजल्ट का प्रकाशन होता है, कमेटी के सारे सदस्य साइन करते हैं अध्यक्ष महोदय, और अकेले सिर्फ डीसी उसको पूरा प्रकाशित करने के बाद उसको रद्द कर देता है, बिना कोई तर्क का, बिना कोई सबूत का कि क्या, क्यों, किस कारण से। वो बोलता है कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन कोई भी माननीय मंत्री जी बोलिए, जवाब सुन लीजिए। महोदय, अंबाजी का जो अंबाजी बैठिए प्रश्न किया है, जवाब सुनिए। और उनका अभी जो सवाल कर रहे थे वो सभी बिंदु सही है और इसमें पहले ही गड़बड़ी हो चुकी है। और मैं उसको हमारे माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि लास्ट पैरा में हम लिख दिए कहाँ किसका गलती है, वो हम देख चुके हैं कि किसी का पावर था ही नहीं उसको रद्द करने का, लेकिन वो कर दिया। बाद में जब अभी आई तो उसके बाद हमने देखा और उसमें साफ लिखे हम झारखंड गृह रक्षक स्वयं सेवक नियमावली 2014 के प्रावधान के अनुसार नामांकन की गई कार्रवाई पूर्ण की जाएगी, बहुत जल्द शुरू करेंगे। क्या तथ्य है, छोड़िए, अब हम उसमें करने जा रहे हैं। हो गया अंबा जी, आप अध्यक्ष महोदय, इस पर डीसी पे कार्रवाई होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो बोलते तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। माननीय सदस्य सुदीप कुमार सोनू जी, मान्यवर, मेरा प्रश्न मूल रूप से
गृह आपदा से हेलो, मेरा प्रश्न मूल रूप से आपदा के विषय में है कि जलाशयों में और तालाब में डूबने से जो मृत्यु होती है, इनके लिए आपका कोई प्रावधान करना चाह रहा है। और मैं तो आपके माध्यम से सदन को यह आग्रह करना चाहूंगा कि इसका क्षेत्राधिकार बढ़ाते हुए सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु होती है उसको भी इसके दायरे में लाया जाए। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुकार दिया हूं प्रश्नकर्ता को, जरा उनका जवाब सुन लेने दीजिए। चलिए माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक हमारे सुदीप भाई का जो प्रश्न है, इसमें सारी चीजें बिल्कुल पाक साफ है कि 4 लाख रुपया हम लोग जो है मृतक को मुआवजा के रूप में देते हैं, और इसमें कहीं भी कोई इफ बट नहीं है अध्यक्ष महोदय। और जहाँ तक इन्होंने सड़क दुर्घटना के बारे में बात कही है, तो सड़क दुर्घटना में भी हम लोगों ने 1 लाख रुपया मृतक को देने का प्रावधान किया है। मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि राज्य के निवासी की मृत्यु यदि तालाब में डूबने से हो और सड़क में हो, तो राज्य को अपने नागरिकों में विभेद नहीं करना चाहिए। मेरा आग्रह होगा कि इस 1 लाख की राशि को बढ़ाकर 4 लाख रुपए करने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था पूरे देश में कि सड़क दुर्घटना में 1 लाख रुपया भी हम आपदा से देते थे। ये पहला राज्य है अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसने सड़क दुर्घटना को भी इस आपदा की इसमें रखा है, और उसमें हम लोगों ने 1 लाख का प्रावधान किया है। ठीक है, माननीय सदस्य ये चाहते हैं तो इस पर फिर से हम लोग जो है सारी चीजों का पुनर्विचार करके फिर सदन को अवगत कराएंगे अध्यक्ष। ठीक। जयप्रकाश भाई पटेल। माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी। माननीय सदस्य भानु प्रताप शाही। पहुंच पाया अध्यक्ष महोदय, हमने सेक्रेटरी साहब को भेजवाया है। आपका अध्यक्ष महोदय, उसमें दस्तावेज, उसमें सवाल का जवाब नहीं है अध्यक्ष महोदय। सवाल का जवाब नहीं आया अध्यक्ष महोदय। सवाल का जवाब नहीं आया है? नहीं आया। बैठिए, तो दूसरा पूछ लेता है, इसके बाद आपको पूछेंगे। बहुत छोटा सा सवाल है अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा नहीं। ठीक, बोलिए, क्या सूचना है आपका? बताइए, क्या सूचना है, बताइए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग में जो होमगार्ड के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन में, आज काफी लॉन्ग समय से बैठे हुए महोदय, हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि उन लोगों को आश्वासन देकर के उठाया जाए, और डीसी ने अगर गलत किया है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये मैं आपसे आपके माध्यम से मांग करती हूँ महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब आया ही नहीं है अध्यक्ष महोदय। आपका सवाल स्थानांतरित है। जिस दिन इस विषय वर्ग का जो सवाल आएगा, उत्तर आएगा, उस दिन आपका हम जवाब दे देंगे। इसको कल के लिए रखवा दिया जाए अध्यक्ष। नहीं, जिस दिन उस वर्ग का आएगा ना, उस वर्ग में अच्छा, तो उसके उस सूचना आपको हम दे देंगे। यह स्थानांतरण वाला पहला बार अध्यक्ष महोदय नया सचिवालय नहीं, ऐसा नहीं। आप कभी कभी प्रश्नकर्ता का ही ऐसा हो जाता है कि जवाब जिनको देना है सवाल दूसरे जगह हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, सचिवालय में नया सचिव आया है और नया कानून भी बन रहा है अध्यक्ष महोदय। इसको थोड़ा ध्यान में रखा दिया जाए, इसको हम लोगों को भी जानकारी हो जाए। किसी दिन आता तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता। आज सवाल आया है, जवाब नहीं आया है, कल जवाब आएगा, सवाल नहीं रहेगा। नहीं, आप इतना मत सोचें, आपका जवाब निश्चित मिलेगा। अमित कुमार मंडल,
अमित कुमार मंडल महोदय आगे अध्यक्ष महोदय मैंने सवाल पूछा है। अध्यक्ष महोदय मैंने सवाल पूछा है। कई लोगों ने खतियानधारी का, रैयतों का, हितों का, सब तरह का बात किया, लेकिन ये सरकार हिपोक्रेटिक सरकार है अध्यक्ष महोदय। बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। राज्य स्तरीय नौकरियों में कुर्बानी आपने जोड़ दिया, जिला स्तरीय नौकरियों में गोड्डा, संथाल, परगना से कुर्बानी आपने छोड़ दिया। आपका आधार क्या था कुर्बानी को छोड़ने का, ये मुझे आपके माध्यम से सरकार से पूछना है। उत्तर मिला है मेरे को अध्यक्ष महोदय। उत्तर में साफ साफ अंकित है कि 2011 की जनगणना में कुर्बानी भाषा भाषी की संख्या थी 37,234। 2020-21 में ये संख्या निश्चित तौर पर 80,000 हो गई होगी। 80,000 कुर्माली भाषा भाषी लोगों को, महतो समाज के लोगों को आपने साजिश के तहत गोड्डा जिला में जिला स्तरीय 3rd 4th ग्रेड की नौकरियों से वंचित किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से इसका उत्तर चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, इसमें देखिए, प्रश्नकर्ता बहुत मुश्किल से प्रश्न को देते हैं और सदन में चर्चा के लिए आता है, और उस समय में सूचना के नाम पर अगर उसमें व्यवधान उत्पन्न करिएगा माननीय सदस्य, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। जब आपका सवाल आएगा और दूसरे लोग सूचना में खड़ा होना चाहेंगे और आसन अगर उनको खड़ा होने के लिए देंगे, तो इसका मर्म और व्यथा आपको उस समय अनुभव होगा। आप जरा सा बैठिए, सुन लीजिए उनका उसके बाद जब समय मिलेगा तब आपको बुलवाएंगे। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो अभी जवाब भी दे रहे थे और खुद बोल रहे थे कि 2011 में कुर्मली भाषा के बोलने वाले की संख्या 37,000 लगभग, और उसी सर्वेक्षण से अभी तक हम लोग कर रहे हैं। नई सर्वेक्षण नहीं हुआ, पुराना ही सर्वेक्षण से हम लोग अभी तक जो भी काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं। और इसमें इस बात को भी हम लोग ने डाला है कि कुर्मली भाषा को किस किस जिला में हम लोग लेने की काम किए। बहुत कुछ जनसंख्या के आधार पर ही हम लोग करते हैं, कहाँ किस भाषा के जिला वाले हैं उसी आधार पर हम लोग ने किया। और जहाँ पर कुर्मली भाषा का हम लोग दिए हैं उसमें आपका रांची है, पश्चिमी सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला है, हजारीबाग है। एक मापदंड के तहत हम लोग ने करने की काम किए हैं। और जैसे उनका ये है कि नहीं, अगर सेंसस में अगर अधिक संख्या में होंगे तो फिर पर विचार की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, बस मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि 37,000 से ज्यादा 2011 में 37,000 से ज्यादा खतियानधारी, 1932 के खतियानधारी मातो समाज के लोग जो कुर्माली बोलते हैं 2011 की सेंसस में, उसको सरकार अपना हक देगी कि नहीं देगी जिला स्तरीय नौकरियों में? बस मेरा इतना ऐसा सवाल है अध्यक्ष महोदय। सभी का आधार होता है और आधार के अनुसार ही किया जाता है। ये सही बात है जो उनका ज्यादा अभी होगा तादाद, लेकिन जनसंख्या के आधार पर ही हम लोग सब कुछ करते हैं। और वो नियमावली जो बना है उस नियमावली का आधार पर फिलहाल सरकार इस पर कोई विचार नहीं रखती। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने आंकड़ा लाया है। 37,000 का आंकड़ा कम नहीं होता अध्यक्ष महोदय। और 2011 का ये जनगणना अध्यक्ष महोदय, 2020-21 में तो ये आंकड़ा और बढ़ गया होगा अध्यक्ष महोदय। मुझे लगता है कि सरकार गलत नीति निर्धारण कर रही है अध्यक्ष महोदय, और सरकार को इस गलती को स्वीकार करना चाहिए अध्यक्ष महोदय, और कुर्माली को गोड्डा जिला ही नहीं संथाल परगना में जोड़ना चाहिए अध्यक्ष महोदय। ये एक सीरियस मैटर है अध्यक्ष महोदय। इसमें मैं चाहता हूँ पॉलिटिक्स से इतर होकर सरकार सकारात्मक मुझे उत्तर दे अध्यक्ष महोदय कि क्या सरकार इस चीज पर विचार करेगी, और करेगी तो कब तक करेगी? ठीक। देखिए, विषयांतर हो जाएगा आजादी, विषयांतर हो जाएगा। मंत्री जी सोच रहे हैं, माननीय सदस्य उत्तर मांग रहे हैं। बताइए आजाद जी, बताइए। माननीय मंत्री जी ने पूरे सदन को बताया कि संख्या के आधार पर हम लोगों ने किया है। माननीय सदस्य अमित मंडल जी ने जो कहा कि गोड्डा के बारे में, ये मांग साहेबगंज जिला का भी है, लेकिन आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि जिस दुमका जिला को आपने रोका है वहां उर्दू भाषी दुमका जिला में कितने लोग हैं, उसकी संख्या का अनुपात क्या है दुमका जिला का, जो उसको आप क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया है? सुदेश जी का भी सुन लीजिए। माननीय मंत्री जी, सुदेश जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद आपका सुन। इस राज्य के जनजाति एवं रीजनल भाषा को
जिला स्तर के में प्राथमिकता देने की बात है, वही नोटिफिकेशन है। आपके हमारे विधायक जी गोड्डा ने आपसे आग्रह किया है कि वहाँ इस भाषा भाषी वाले लोगों की संख्या है, मदर टंग कुरमाली, तो उनको वहाँ जगह देना चाहिए, ये मांग उनका है। यही आग्रह करते हैं कि उनको उसमें शामिल किया जाए। ठीक, आप क्या बोलिए, चूंकि आप उसी जिला से हैं इसलिए बोलिए। कहीं दो राय नहीं है कि कुरमाली भाषा के बोलने वाले लोगों की संख्या की अच्छी तादाद गोड्डा में खास करके संथालपना के स्तर पर है, और हमें लगता है कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। हो सकता है कि उनके सर्वे में कम हुआ, आज उसकी संख्या अच्छी है, लोग आंदोलनरत भी है, कोई चीज छूट गया हो तो उसको पुनर्विचार करने में सरकार की बड़कपन ही होगा। हमें लगता है कि सरकार आगे इस पर विचार करे और उन कुरमाली भाषा के बोलने वाले लोगों को भी शामिल करने का निर्णय लेना चाहिए। इसी संदर्भ में और ज्यादा को हम पूरा पूछने नहीं देंगे। आप अंतिम आप बोलिए। मैं हमारा भी कहना था अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल के माध्यम से समरूप क्वेश्चन होने की वजह से शून्यकाल के माध्यम से हम लाने का प्रयास कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, गोड्डा के लिए बहुत जरूरी है कि कुरमाली भाषा पूरे सदन के भावनाओं के अनुरूप महोदय आप हो गया महोदय बोलिए। जो बात अभी सदन के सत्ता विपक्ष दोनों सदस्य ने बात को रखने के काम किया है, निश्चित तौर पर सरकार इस पर विचार करेगी। ठीक है, हो गया, विचार करेगी। टाइम फ्रेम अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह, एक टाइम फ्रेम देते अध्यक्ष महोदय, क्योंकि नियुक्तियां निकल रही है और विचार करेगी, लंबा विचार होगा, वहाँ पे कुरमाली भाषाभाषी लोगों के साथ दुर्व्यवहार होगा अध्यक्ष महोदय, सौतेला व्यवहार होगा। एक टाइम फ्रेम देते मंत्री महोदय, आप उदार हो गए, एक टाइम फ्रेम देते अध्यक्ष, एक टाइम फ्रेम। हर चीज में टाइम फ्रेमिंग देना मुश्किल है। जैसे अभी कोई बोला कि साहिबगंज कैसे छूट गया, कोई बोलता है कि और दूसरी जगह छूट गया, तो सारी चीजों को समाहित करके देखने के बाद ही इसका निर्णय लेंगे। और उनके हमारे माननीय सदस्य उनको भावना से भी हम अवगत हो गए हम, और हम चाहते हैं इसको विचार करते हुए सरकार इसको आगे ले जाने के काम करेगी, तो हम बोल रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।